हेलो दोस्तों नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर मुइजू भारत आ चुके हैं, लेकिन उनके पास नहीं है क्या खुद का जहाज। डीआरडीओ के विमान के हेल्प से भारत आए हैं मालदीव के राष्ट्रपति। बताएंगे दोस्तों क्या है खबर, क्या है कहानी। साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत पाकिस्तान में अब इस मुद्दे को लेकर छिड़ गई बहुत बड़ी जंग दोस्तों, और दो पड़ोसियों के बीच में इस झगड़े से पूरी दुनिया है खुश। बताएंगे किस मुद्दे पर जंग छिड़ी है भारत पाकिस्तान में। तो वहीं जब जयशंकर जी से पूछा गया कि तुम किम जोंग उन या फिर जॉर्ज सोरोस किसके साथ डिनर करना चाहोगे, जिसके बाद जयशंकर जी ने क्या जवाब दिया बताएंगे आपको, वहीं बताएंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत का सबसे बड़ा बयान। एक से एक खबर बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं और निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं अपने भारत में, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां मुइजू के पास अपना जहाज तक नहीं, डीआरडीओ के विमान से भारत आए मालदीव के राष्ट्रपति। जी हां, मालदीव के चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भारत दौरे पर हैं। वो दोपहर 12:06 पर भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के विमान से भारत के लिए रवाना हुए। उनकी ये यात्रा भारतीय रक्षा मंत्रालय के विमान के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ये वही मुइजू है दोस्तों जिन्होंने राष्ट्रपति बनते ही भारत से गिफ्ट में मिले डॉर्नियर विमान ALH हेलीकॉप्टर के उड़ान को रोक दिया था और मालदीव के आम लोगों की मेडिकल इमरजेंसी में सहायता करने वाले लगभग 125 भारतीय सैनिकों को भी वापस भेज दिया था। मालदीव का एक छोटा द्वीपीय देश है, ये सिर्फ पर्यटन से होने वाली कमाई पर ही निर्भर है। ऐसे में मालदीव की हालत ऐसी नहीं है कि वो प्रेसिडेंशियल एयर फ्लीट का इंतजाम कर पाए और उसके मेंटेनेंस का खर्च संभाल पाए। दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही समर्पित प्रेसिडेंशियल विमानों का बेड़ा है, जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के उड़ानों के दौरान किया जाता है। भारत ने भी चंद वर्षों पहले ही बोइंग से विमान खरीद अपना प्रेसिडेंशियल एयर फ्लीट तैयार किया था। ऐसे में अधिकतर देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने देश की वायुसेना या फिर सरकारी एयरलाइंस के विमानों का इस्तेमाल करते हैं। मुइजू भारत आने वाले थे, ये सभी को मालूम था, लेकिन इस तरीके से वो भारत आएंगे ये किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या मुइजू के पास अपना जहाज नहीं है, कि क्या मालदीव एक जहाज भी अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर ऐसा नहीं है तो फिर रियलिटी क्या है, ये बड़े सवाल उठाता है दोस्तों। इस पर आपकी राय क्या है बताना मत भूलिएगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि भारत ने मुइजू को आईना जरूर दिखा दिया है, बड़े से चमकते हुए आईना में चेहरा दिखा दिया है कि तुम जो हो। ऐसे लोगों का इलाज भारत प्रतिदिन करता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 9 कैबिनेट मंत्रियों के साथ भारत पहुंचे हैं मालदीव के राष्ट्रपति। क्या बेल आउट पैकेज मिलेगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार को होने वाली द्विपक्षीय बैठक में राहत पैकेज की मांग कर सकते हैं, क्योंकि द्वीपीय देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और कर्ज न चुकाने के चलते उसके डिफॉल्ट करने की आशंका है। जी हां, वही बता दें भारत पाकिस्तान में अब खाने की थाली पर कब्जे की जंग, दो पड़ोसियों में झगड़े से दुनिया क्यों है खुश। बता दें भारत और पाकिस्तान ने ऐसा फैसला किया है जिससे पूरी दुनिया खुश है। दरअसल दोनों देशों ने चावल निर्यात फिर से शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस पर मूल्य सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है। इससे चावल की विभिन्न किस्मों की वैश्विक कीमतों में गिरावट आई है। भारत सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया है। भारत ने 1 साल से भी ज्यादा समय पहले इसके विदेशों में बिक्री पर रोक लगा दी थी। इससे 2024 में अधिक फसल उपज के कारण घरेलू जरूरतों के लिए देश के गोदाम भर गए हैं। भारत से एक दिन पहले पाकिस्तान ने चावल की सभी किस्मों के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य वापस लेने की घोषणा की थी। पाकिस्तान ने यह उपाय 2023 में लागू किया था। इसमें बासमती चावल के लिए $1300 प्रति मैट्रिक टन और गैर बासमती चावल के लिए $550 निर्धारित किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का यह निर्णय भारत द्वारा सितंबर में बासमती चावल के लिए $950 प्रति मैट्रिक टन के MEP को हटाने से प्रभावित था। वहीं आपको बता दें किम जोंग उन या जॉर्ज सोरोस जी हां किसके साथ डिनर करना चाहेंगे। जयशंकर जी जवाब में कहा कि मैं नवरात्रि के व्रत में हूं। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी से एक सवाल पूछा गया कि वो उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन और हंगरी और अमेरिका के व्यवसायी जॉर्ज सोरोस में से किसके साथ डिनर करना पसंद करेंगे, तो उन्होंने इसका जवाब बहुत ही चतुराई से दिया। उन्होंने कहा कि अभी नवरात्रि चल रही है, मैं उपवास करना पसंद करूंगा। उनके इस जवाब की खूब सराहना हो रही है। जी हाँ, समाचार एजेंसी ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में उनसे ये सवाल पूछा गया था। जयशंकर जी ने कहा मुझे लगता है कि अभी नवरात्रि चल रहा है, मैं उपवास कर रहा हूँ। विदेश मंत्री जयशंकर जी के इस जवाब पर दर्शकों ने तालियों और जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा सा क्लिप काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल दिखाई दे रहा है। लोगों ने विदेश मंत्री की इस तरह के जटिल सवाल के जवाब के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता से इसका जवाब दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखर आलोचक हैं। उनके बयानों पर पलटवार करे हुए भाजपा ने उन पर कई मौकों पर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। यही कारण रहा कि ऐसे सवाल जयशंकर जी से पूछे गए, उनको फंसाने की कोशिश की गई कि किसी एक का नाम
नाम लेकर जयशंकर जी फंस सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही चतुराई के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ जवाब दिया, जिसकी अब सराहना होती नजर आ रही है। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या बिल्कुल सही जवाब दिया जयशंकर जी ने? हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा। वहीं दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य करिएगा, सामने लाइक का बटन है, हमें सपोर्ट मिलता है। तो वहीं बता दें, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का सबसे बड़ा बयान, कहा भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना ही होगा। जी हाँ, भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भाषाई, जाति और क्षेत्रीय विवादों को मिटाकर हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। भागवत ने शनिवार शाम को राजस्थान के बारा में स्वयंसेवक एकत्रीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम यहाँ प्राचीन काल से रह रहे हैं, भले ही हिंदू शब्द बाद में आया, हिंदू सभी को गले लगाते हैं, वे निरंतर संवाद के माध्यम से समरसता के साथ रहते हैं, हमें अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को भाषा, जाति और क्षेत्रीय विवादों को दूर कर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि आचरण में अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और लक्ष्य के प्रति समर्पण आवश्यक गुण है। एक समाज केवल व्यक्ति और उनके परिवारों से नहीं बनता है, बल्कि उन व्यापक चिंताओं पर विचार करने से बनता है जिनके माध्यम से कोई आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि आरएसएस की कार्य प्रणाली यात्रिक नहीं बल्कि विचारों पर आधारित है। ये एक अद्वितीय संगठन है जिसके मूल्य समूह के नेताओं से लेकर स्वयं सेवकों, उनके परिवारों और बड़े पैमाने पर समाज से मिलते हैं। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, फ्रांस ने दिखाए तेवर तो इजरायली पीएम ने भड़कते हुए जवाब दिया कि आपके मदद के बिना भी हम जीतेंगे। जी हाँ, मैक्रो शर्म करो, तुम्हारे मदद के बिना भी हम जीत सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति पर भड़कते हुए नेतन्याहू ने ये बयान दिया क्योंकि इजरायल को हथियार न देने की उसने मांग उठाई थी। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शनिवार को इजरायल को गाजा युद्ध के लिए हथियारों की खेप रोकने की अपील की। ऐसे में मैक्रोन के इस बयान को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री भड़क गए। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो में कहा कि मैक्रोन को शर्म आनी चाहिए। वहीं फ्रांस समेत पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि वो हथियार दे या ना दे, लेकिन इजरायल युद्ध जीतेगा। रक्षा मंत्रालय की वार्षिक हथियार निर्यात रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस इजरायल का एक प्रमुख हथियार सप्लायर नहीं है। पिछले साल इसने सिर्फ $3.5 करोड़ आसपास डॉलर के सैन्य उपकरण इजरायल को पहुंचाए। जी हाँ, नेतन्याहू ने कहा कि सभी सभ्य देशों को इजरायल के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि वो ईरान के नेतृत्व वाली बर्बर ताकतों के खिलाफ लड़ रहा है। फिर भी राष्ट्रपति मैक्रोन और कुछ अन्य पश्चिमी नेता अब इजरायल के खिलाफ हथियार प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या ईरान हिजबुल्लाह, हूती, हमास और अन्य सहयोगियों पर हथियार का प्रतिबंध लगा रहा है? बिल्कुल नहीं। वो आतंकी धुरी के साथ खड़ा है। जो देश कथित तौर पर इस आतंकी धुरी के विरोधी हैं, वही इजरायल पर हथियार प्रतिबंध की बात करते हैं। यह कितनी शर्मनाक बात है। यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति पर बहुत अच्छे तरीके से भड़कते नजर आए हैं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। तो वहीं आपको बता दें, इजरायल से सीधे जंग लड़ने के मूड में है क्या ईरान? हमने पहले भी मारा और फिर मारेंगे जैसा दे दिया है धमकी। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अपनी सीरिया यात्रा के दौरान जहां गाजा और लेबनान में युद्ध विराम का समर्थन किया, वहीं इजरायल को चेतावनी दिया कि उनका देश किसी भी हमले का जवाब देगा। उन्होंने कहा कि सभी परिस्थितियों में सीरिया के लिए ईरान का समर्थन जारी रहेगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार सीरिया की अपनी एक दिवसीय यात्रा के समापन पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरागची ने शनिवार को कहा कि उनका देश विस्थापित लेबनानी शरणार्थियों को समर्थन देने के लिए सीरिया के साथ अपनी सहायता और समन्वय जारी रखेगा। ईरान पर इजरायली हमले की संभावना पर अरागची ने कहा कि किसी भी इजरायली हमले का जवाब दिया जाएगा। हमने अतीत में भी ऐसा किया है। अरागची ने जोर देकर कहा कि युद्ध विराम की कोई भी शर्त फलस्तीनियों और लेबनानी दोनों को स्वीकार होनी चाहिए। वहीं बता दें, क्या इमरान खान के लिए हो रहे प्रोटेस्ट में शामिल होंगे जयशंकर जी? अब इमरान खान की पार्टी ने दूसरी बार दिया जवाब। दोस्तों, पेशावर जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने विदेश मंत्री जयशंकर जी को अपने विरोध प्रदर्शन में बुलाए जाने को लेकर बयान दिया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि पार्टी के जिस नेता ने जयशंकर को न्योता दिया था वो उनका निजी विचार था, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पीटीआई की तरफ से बताया गया है कि इमरान खान के लिए उनके संघर्ष में किसी भी तरह के विदेशी हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा आंतरिक मामला है, हमें आपस में ही निपटना पड़ेगा। दरअसल इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान में उस वक्त लोगों के निशाने पर आ गई है जब एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि पार्टी एससीओ की समिट में भाग लेने के लिए पाकिस्तान आने वाले भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता देने की योजना बना रही है। पीटीआई के नेता सैफ ने शनिवार को अपनी बात रखते हुए कहा था कि हमारी पार्टी भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर को अपने प्रदर्शन में बुलाएगी और उनसे कहेगी कि हमारे लोगों से बात करें और देखें कि पाकिस्तान का लोकतंत्र कितना मजबूत है जहां पर हर किसी को विरोध करने का अधिकार है। अब दोस्तों, उस पीटीआई पार्टी ने उस बयान से किनारा कर लिया और कह दिया है कि वो पार्टी का बयान नहीं था, पार्टी का उस बयान से कोई लेना देना नहीं था, वो सैफ का निजी विचार था। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें, रशिया ने अपने सबसे खतरनाक ड्रोन को यूक्रेन में खुद कर दिया तबाह। सुखोई 57 से S-70 को बनाया निशाना, पुतिन को दिया तगड़ा झटका। जी हाँ, रशिया यूक्रेन युद्ध में पुतिन को एक बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक एडवांस्ड रूसी S-70 ओखोटनिक ड्रोन यूक्रेन में तबाह कर दिया गया।
घटना शनिवार की बताई जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इस ड्रोन को यूक्रेन ने नहीं बल्कि रशिया के ही सुखोई 57 जेट ने मार गिराया। मलबे के विश्लेषण से पता चला है कि ये रशिया की अगली पीढ़ी के स्टील्थ ड्रोन का था। कई टेलीग्राम चैनलों की ओर से बताया गया कि गलती से रशिया ने इसे तबाह कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, करो या मरो। जी हाँ, श्रीलंका बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान में जंग जैसे हालात, सड़कों पर मचा कोहराम, 700 लोग गिरफ्तार। आखिर क्यों, बता दें। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों कोहराम मचा हुआ है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि आर्मी को सुरक्षा के लिए बुलाया गया है। सीएम, पुलिस, सैकड़ों की संख्या में जनता को गिरफ्तार किया गया है। शहर में इंटरनेट बंद है। पाकिस्तान में हालात को सुधारने के लिए इस्लामाबाद और लाहौर में सेना को बुला लिया गया है। वजह वही है दोस्तों। असल में पाकिस्तान में इन दिनों पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए समर्थक राजधानी के मध्य में स्थित डी चौक पर पहुंच गए, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस्लामाबाद और लाहौर में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़पें हुई है, जहां पर करो या मरो के हालात है। ऐसे में 700 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें, चेन्नई के आसमान में राफेल और सुखोई ने दिखाई ताकत। वायुसेना के एयर शो में दिखा अद्भुत नजारा। जी हाँ, अपनी 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारतीय वायुसेना ने आज तमिलनाडु के चेन्नई मरीना एयरफील्ड में एक एयर एडवेंचर शो का आयोजन किया। 21 सालों में पहली बार चेन्नई ने वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी की। इस बार यह समारोह पहले से कहीं ज्यादा भव्य हुआ। उमस भरे रविवार को हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे और राफेल सहित भारतीय वायुसेना के नए विमानों के अद्भुत करतब देखे। आईएएफ के विमानों की शक्ति और गतिशीलता के शानदार हवाई प्रदर्शन ने चेन्नई वासियों का दिल जीत लिया। इस मौके पर मरीना बीच पर एक शानदार एयर शो के साथ भारतीय वायुसेना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने की भी कोशिश की गई। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, हरियाणा में फिर खिलेगा कमल। नायब सैनी का दावा, कहा भाजपा सरकार बनाएगी, जरूरत पड़ने पर हमारे पास कई सारे ऑप्शन, कई सारे विकल्प। जी हाँ, हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आए एग्जिट पोल के परिणाम चर्चा में है। तो वहीं प्रदेशक कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा दावा कर दिया है। नायब सैनी ने पंचकुला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार ही बनेगी। सैनी ने कहा कि हमें यानी भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो भी पार्टी के पास कई विकल्प हैं। सैनी ने कहा कि हमारे पास सरकार बनाने की सारी व्यवस्थाएं हैं, बाकी जरूरत पड़ने पर अन्य दलों INLD, जेजेपी निर्दलीयों के विकल्प पर भी विचार संभव है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी भाजपा ने एग्जिट पोल के रिजल्ट को दरकिनार करते हुए भाजपा ने तीसरी बार कमल खिलाने का दावा किया है। भाजपा का मानना है कि हरियाणा के लोगों ने पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है। मतदान प्रतिशत भले ही कम हुआ है, लेकिन ये बताता है कि सरकार के खिलाफ कोई भी सत्ता विरोधी लहर नहीं थी। पार्टी के बूथ मैनेजमेंट ने काम किया है और बूथ पदाधिकारी अपने अपने बूथों पर वोट डलवाने में कामयाब हुए हैं। अब ऐसे में आपसे हमारा सवाल यही है दोस्तों, कि जिस प्रकार से सारे एग्जिट पोल बीजेपी के खिलाफ नजर आए हैं, क्या इस बीच भाजपा की सरकार बन सकती है हरियाणा में? आपकी राय दोस्तों, सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता, हमारी प्रिय ऑडियंस। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा और लगे हाथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। बहुत